Hi, good morning. This is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS 365। आज का सेशन हमारा करंट अफेयर्स का है, जहां हम हर रोज कवर करते हैं करंट अफेयर्स इन एमसीक्यू फॉर्मेट। उसके मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं जो हम हर रोज डिस्कस करते हैं। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आज का करंट अफेयर्स। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है कि प्रयास नाम का इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर किस मंत्रालय ने शुरू किया है। ठीक है, तो प्रयास क्या है? प्रयास एक इंटीग्रेटेड न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर है। वह किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, क्या पहल है, इसे जानेंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, और ऑप्शन फोर्थ है हमारा आयुष मंत्रालय। ठीक है, तो प्रयास क्या है? प्रयास एक इंटीग्रेटेड न्यूरो का जो पुनर्वास है उसका केंद्र है, उसे फिर से स्टार्ट किया गया है और यह लॉन्च किया गया है गोवा में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। किसने? ऑल इंडिया ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। लिख देता हूं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। ठीक है, गोवा से ये लॉन्च किया गया है, आप याद रखेंगे। ठीक है, एक मिनट, इस पर GOA। क्लियर? क्लियर? किस मंत्रालय लॉन्च किया बेटा? किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, बताइए किस मंत्रालय ने लॉन्च किया गया? तो हमने बताया कि यह आयुष मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं। तो यह आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। और यह 10वां संस्करण था। कौन सा था? 10वां संस्करण था। ठीक है साहब, 10वां संस्करण था जिसे लॉन्च किया गया था, जिसमें इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्लियर? तो 10वां संस्करण था, आयुर्वेद का 10वां संस्करण था। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि आयुर्वेद जो दिवस मनाते हैं हम, उसका 10वां संस्करण था। राइट, आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। साथ साथ इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री जो कि हैं प्रताप राव, वो भी इस जो उसका उद्घाटन था उसमें शामिल थे। तो सिंपल सी बात है, आप याद रखेंगे कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट है। आयुष मंत्रालय के द्वारा यह पहल या यह इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। कहाँ से स्टार्ट हुआ बेटा? यह गोवा से स्टार्ट हुआ है आयुष मंत्रालय के द्वारा। लेकिन इस इवेंट में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भी उपस्थित थे। ठीक है, क्लियर पॉइंट? राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा कि तीसरे ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, या फिर जगत प्रकाश नड्डा। राइट ऑप्शन क्या है? आप लीजिए 10 सेकंड, तब तक हम डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन। राइट, तो केंद्रीय मंत्री जो है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जगत प्रकाश नड्डा जी ने इस समिट का उद्घाटन किया। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे हो जाता है करेक्ट। तो यह समिट कहाँ हो रहा है बेटा? यह समिट हुआ है भारत मंडपम में, जहाँ पे G20 का इवेंट हुआ था। ठीक है, यह कहाँ पड़ता है? यह न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है बेटा? न्यू दिल्ली में यह पड़ता है। सिंपल सी बात आप याद रखेंगे, यह न्यू दिल्ली में पड़ता है। और हम किसकी बात करें? 2025 वाला इवेंट था। और यह इस समिट का आयोजन कौन था? आयोजन करता था, आयोजक कौन था? अरे, आयोजक था FSSAI। कौन था? FSSAI। ठीक है, इस संस्था को हम कई बार जिक्र इसकी कर चुके हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो खाने की लेकर मानक तय करता है, उसकी जांच करता है, रेगुलेशन देखता है सब। ठीक है, यह आयोजक था, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं इस इवेंट का यह अध्यक्ष था। ठीक है, तो मैं कई बार ये बता चुका हूं कि जब कोई भी इवेंट होता है, उस इवेंट का एक थीम होता है। इस इवेंट का थीम था विकसित खाद्य प्रणाली। थीम था बेटा, थीम मतलब विषय, विषय विकसित खाद्य प्रणाली। सॉरी, यथा अन्न यथा मन, यथा अन्न
यह इस इवेंट का क्या था, यह इस इवेंट का बेटा हमारा थीम है। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं फूड के लिए एक इवेंट हुआ है जो नई दिल्ली में हुआ है, फूड रेगुलेटर समिट हुआ है, ये नई दिल्ली में हुआ है और इसका अध्यक्ष कौन है, FSSAI इसका अध्यक्ष है। ठीक है, FSSAI किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है बेटा, किस मंत्रालय के तहत ये काम करेगा, आप मुझे बताएंगे। किसी को पता है कि किस मंत्रालय के अंतर FSSAI काम करता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। किसके बेटा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। क्या बेटा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत FSSAI काम करता है। ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आपके लिए, आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो जगत प्रकाश नड्डा, राजनाथ सिंह कौन है बेटा, रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री और ये प्रधानमंत्री जी। ठीक है, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन है? ऑप्शन हमारा है सुधांशु वत्स, किरण मजूमदार, नंदन नीलेकनी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है बेटा, करेक्ट ऑप्शन हमारा है सिंपल सा, आप याद रखेंगे, इसमें कुछ इफ और बट नहीं है, सुधांशु वत्स, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट है। ठीक है, कोई इफ बट इसमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको याद रखने की जरूरत है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है बिना पंख वाली स्नेक ईल की नई प्रजाति का नाम क्या है? एप्टेरिथिकस इंडिकस, एप्टेरिक्थस कन्याकुमारी, एप्टेरिक्थस मेरिनस, एप्टेरिक्थस सरपेटनस। ठीक है, तो क्या हम राइट ऑप्शन क्या है बेटा हमारा, यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा है एप्टेरिक्थस कन्याकुमारी, यहाँ पे राइट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है साहब, ऑप्शन बी आप याद रखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है। जो कि आपको बता दूं मैं कि जो एप्टेरिकस कन्याकुमारी है वो कन्याकुमारी जिले के सम्मान में रखा गया है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, मतलब सॉरी खोजा गया था। ठीक है, खोजा गया है, द्वारा खोजा गया है। कहां पे खोजा गया बेटा? कोच्चि में खोजा गया था। इसको स्थापित कब किया गया? इसको स्थापित किया गया है दिसंबर 1983 में इसको स्थापित किया गया था। कहां पे स्थापित किया गया है? इसको प्रयागराज में स्थापित किया गया था। प्रयागराज स्थापित हुआ था, प्रयागराज में स्थापना प्रयागराज में हुआ था। हेडक्वार्टर कहां पे है इसका? अगर बात करूं हेडक्वार्टर कहां पे है, कोई बताएगा हेडक्वार्टर कहां पे है? लखनऊ। कहां पे बेटा? लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर जो कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, NBFGR ICAR एक संस्था है जो कृषि अनुसंधान से जुड़ी हुई है, उसकी एक अनुसंधान बॉडी है। ठीक है, क्लियर। तो यह जो संस्था है यह ICAR के अंतर्गत काम करती है। ICAR के अंतर्गत एक अनुसंधान बॉडी है जो कि क्या करती है? रिसर्च करती है। क्लियर पॉइंट। तो हमारा ऑप्शन आपको चला कौन सा है? ये आपके लिए होगी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो सिलेक्टेड थी। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारा है किस कंपनी ने 97 तेजस MKIA जेट के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, टाटा एडवांस सिस्टम, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या फिर लॉर्सन एंड ट्रूबो। राइट आंसर क्या है बेटा? राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर सी, HAL। तो जो तेजस के लिए डील की है वो HAL के साथ हुई है, भारत सरकार और SGL की बीच डील है। ठीक है, क्लियर। तो किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हमारा HAL के साथ, समझौता हुआ है। क्लियर, जिसमें वो 97 तेजस MK फर्स्ट AZ भारत सरकार को क्या कहेंगे? डिलीवर करेंगे। क्लियर पॉइंट। डिलीवरी जो स्टार्ट होगी इसकी डिलीवरी 2027-28 से शुरू हो जाएगी, 2027-28 से शुरू होगी। ठीक है, डिलीवरी सप्लाई शुरू हो जाएगी 2027-28 से, और 6 वर्षों के अंदर ये अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, 6 वर्षों के अंतर्गत।
यहाँ से 6 वर्षों के अंदर पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर पॉइंट है यहाँ तक? पक्का? बढ़े आगे फिर, चलो बढ़िए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया वर्ल्ड फूड समिट इंडिया कहाँ पर आयोजित किया गया था? अभी मैंने बात की थी वर्ल्ड फूड वाला, तो बड़ा मैंने बताया था आपको भारत मंडपम नई दिल्ली में ये क्या हुआ था, समिट हुआ है। ठीक है, तो इसमें तो आपको पता ही होगा पहले से ही, सब कुछ मैंने बता रखा है पहले ही। ठीक, तो वर्ल्ड फूड जो इंडिया की हम बात कर रहे हैं 2025 एक सेंटर पॉइंट रहा है वर्ल्ड फूड यानी कि वैश्विक खाद्य का एक क्या बना है केंद्र के रूप में यह इवेंट रहा। ठीक है, इस इवेंट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में किया, जो आपके सामने ऑप्शन के रूप में हमने दिखाया। ठीक है, क्लियर पॉइंट? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले एआई संचालित एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? अमरावती, तिरुपति, तिरुमाला या फिर विजयवाड़ा? राइट आंसर क्या है आप मुझे बताएंगे? राइट आंसर क्या है? भारत के पहले एआई संचालित यानी कि पूरा जो सिस्टम है, जो कमांड है, वो एक किसी होगी? एआई से होगी। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, भारत के पहले एआई संचालित एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। ठीक है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। ठीक है, ICCC, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। कहाँ पे उद्घाटन हुआ है इसका? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है तिरुमाला। क्या बेटा? करेक्ट ऑप्शन हमारा है तिरुमाला। कहाँ पड़ेगा ये? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में पड़ने वाला है, और आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ही इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, बेसिकली कमांड क्या करना है, इसका उद्घाटन किया गया है जो तीर्थयात्री हैं, जो क्या होते हैं, पिलग्रिम्स होते हैं, तीर्थयात्री होते हैं, उनके लिए इसे संचालित किया गया है, उसका उद्घाटन किया गया है। राइट, मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था, चंद्रबाबू नायडू के द्वारा। मैंने बताया ना आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ही इसको किया गया था, तो आंध्र प्रदेश के सीएम के द्वारा इसे किया गया था। कौन मुख्यमंत्री है? चंद्रबाबू नायडू जी। ठीक है, और ये भारत का पहला है, ध्यान रखना, ये बात याद रखेंगे कि भारत का पहला है ये एआई इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों इसको स्थापित किया गया था भाई? इसको स्थापित इसलिए किया गया है कि जब हम देखते हैं कि कहीं भी हम यात्रा करते हैं, कहीं भी हम किसी भी मंदिर कह लो, या फिर किसी भी त्योहार नहीं कहेंगे, किसी भी मंदिर कह लो, या किसी भी भगवान जी की पूजा करने जाते हैं, तो वहाँ पे भीड़ भाड़ लग जाती है बहुत। तो उसे मैनेज करने के लिए भीड़ का जो एक क्या होता है पूर्वानुमान, जैसे हम करते हैं ना मौसम का पूर्वानुमान लगा लेते हैं, उसी तरीके से भीड़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए, या फिर जो लाइंस हैं उनको मैनेज करने के लिए, साथ ही साथ सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, और वहाँ पे कोई साइबर क्राइम ना हो, उन चीज़ों को देखने के लिए पूरे सिस्टम को एक इंटीग्रेट कर दिया गया है। इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट करके एक सिस्टम बनाया गया है जो एआई द्वारा संचालित होगा। ठीक है, मैंने बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से आपको बता दिया। राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बिग बैंग लीग में शामिल होने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बनकर किसने इतिहास रच दिया है? ठीक है, तो विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, केएल राहुल। ठीक है, तो कुछ लोग हो सकते हैं कि हम सबके फेवरेट विराट कोहली यहाँ पे अपना नाम दर्ज कराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। राइट आंसर है हमारा आर अश्विन। कौन है बेटा? आर अश्विन राइट आंसर है। क्लियर पॉइंट, आर अश्विन यहाँ पे राइट आंसर है। ऐसा क्यों है मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि तब तक आप सोचिए कि ऐसा क्यों है। ठीक है, ब्रीफ समझ लीजिए, सिंपल सा थोड़ा ब्रीफ ये समझ लीजिए कि जब हम बात करते हैं कि बिग बैंग लीग, जिस तरीके से आईपीएल होते हैं हमारे यहाँ, इंडियन प्रीमियर लीग, उसी तरीके से अलग अलग देशों की भी लीग्स होती हैं। ठीक, तो भारत सरकार का कॉन्ट्रैक्ट है कि जो व्यक्ति बीसीसीआई से रजिस्टर्ड होगा, बीसीसीआई जिसका कॉन्ट्रैक्ट होगा, वह व्यक्ति किसी और विदेशी लीग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि आईपीएल से संन्यास ले लिया है आर अश्विन ने, रिटायर कर लिया है। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि जब रिटायर हो गए तो उनका कॉन्ट्रैक्ट अब बीसीसीआई से खत्म हो गया, तो वह अब और जो लीग्स होती हैं उनके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो लीग है, किसको, कौन सी लीग में? बिग बैंग लीग में वो जाने वाले हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेट वो अवेलेबल उसके लिए हो जाएंगे। ठीक है साहब, यही था। मैं सोचा आगे बता दूंगा, एक क्वेश्चन और है सेम से जुड़ा हुआ, मैं लगा तो वहाँ बताता हूँ आपको, लेकिन कोई नहीं, यहाँ देख लिया आपने। किस देश ने स्वायत्त परिवहन के लिए पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड लॉन्च किया है? ठीक है, सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन।
किसके द्वारा, किस देश ने स्वायत्त परिवहन के लिए पहला सोवरेन मोबिलिटी क्लाउड लॉन्च किया है? तो बेटा आंसर हमारा है यूएई। क्या है हमारा आंसर? हमारा आंसर है यूएई। राइट आंसर है यूएई, ऑप्शन नंबर 2। यूएई यहां पे राइट आंसर है। ठीक है, तो यह पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड है। इसके माध्यम से क्या होगा कि अगली पीढ़ी के परिवहन है उनके लिए एक सेफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। ठीक है, बहुत ही सिंपल, राइट। दुबई से इसको स्टार्ट किया गया था, पहला जो स्टार्ट किया वो दुबई में किया गया। क्वेश्चन और भी अभी है ना, हम और मैं थोड़ा डिटेल की बता दूंगा। ठीक है, मोबिलिटी से रिलेटेड है, परिवहन से रिलेटेड है, ताकि वो बिना किसी बाधा के, बिना मैनुअल यानी परंपराओं के आधार पर जो हम करते हैं ना, इधर जाओ उधर जाओ रुको चलो, इन सब को हटा के एक इंटीग्रेटेड क्या कर दिया है, पूरा पूरा ऑटोमेटिक कर दिया सिस्टम। और ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ? पहला हुआ है दुबई में। चलो जी बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा नेशनल जियो साइंस अवार्ड। नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2024 के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? बताइए सर। नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2024 के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शन हमारे हैं प्रोफेसर श्याम सुंदर राय, श्री शुभम नेओगी, प्रोफेसर देवेश चौधरी या श्री एस सिंघल। राइट आंसर क्या है बताइए, राइट आंसर बताइए आप क्या है, तब तक हम लगा देते हैं अपना फर्स्ट आंसर। ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर है। और यह अवार्ड राष्ट्रपति जी के द्वारा दिए गए हैं। किसके द्वारा बेटा? यह अवार्ड राष्ट्रपति जी के द्वारा दिए गए हैं। राष्ट्रपति जी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है साहब, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यह दिए गए थे। कब दिए गए बेटा? यह 26 सितंबर को दिए गए थे। 26 सितंबर को यह इवेंट हुआ था। 26 सितंबर 2025 को दिए गए हैं। और यह 2025 के लिए दिए गए हैं ना, सॉरी 2024 के लिए दिए गए हैं। और यह लिख देता हूं 2024 के लिए। ठीक है, 2024 के लिए दिए गए हैं। क्लियर पॉइंट, समझ में आ गया? यह पुरस्कार जो है वो किस मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं भाई? किस मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार स्थापित किए थे, स्टार्ट किए गए थे बेटा? खान मंत्रालय के द्वारा। किसके मंत्रालय द्वारा? खान मंत्रालय द्वारा। खान मंत्रालय द्वारा इनको स्थापित किया गया था, प्रारंभ किया गया था खान मंत्रालय के द्वारा। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट, राइट। एक सिंपल सा लास्ट क्वेश्चन और मेरा रह गया, इनको कब स्थापित किया गया था, इनको कब से स्टार्ट किया गया था बेटा? बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा सा डेट है 1996। आप याद रखेंगे, इन 1996 से यह अवार्ड स्थापित किया गया था, स्टार्ट किया गया था राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार, हिंदी लिख लीजिए, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार, राइट, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार आप याद रखेंगे। क्लियर पॉइंट है? चले, ठीक है, क्लियर। तो राइट ऑप्शन हमारा है प्रोफेसर श्याम सुंदर राय इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है नई समुद्री प्रजाति एप्टेरिक्स कन्याकुमारी की खोज कहां हुई थी? बताइए सर। रामेश्वरम तमिलनाडु, कोरोचिल तट तमिलनाडु, पुरी घाट तमिलनाडु, विशाखापत्तनम तट आंध्र प्रदेश। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था कि बिग जो हमारा था, मैंने बताया था आपको, चंद्रबाबू नायडू वाला जो था हमारा, कहाँ गया ये वाला। ठीक है, तो यहां पे आप लिख दीजिए विशाखापत्तनम, भी जो पड़ता है आंध्र प्रदेश में, इसे हटा दीजिए। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो गया विशाखापत्तनम, क्योंकि हमें पता था आंध्र प्रदेश द्वारा इसे लॉन्च किया गया था और आंध्र प्रदेश के सीएम के द्वारा ही इसे लॉन्च किया गया है, ये हमें पहले से ही पता है। ठीक है ना, पता है तो हमने तो हमने यहां से ऑप्शन पकड़ दिया आंध्र प्रदेश से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा कौन सा भारतीय क्रिकेटर बिग बैश लीग टीम के साथ अनुबंध करने वाला पहला कैप्ड पुरुष बन गया है? जो बात कहते थे ना अश्विन वाला क्वेश्चन, लास्ट वही वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर हमारा है रविचंद्र अश्विन इज द राइट आंसर फॉर दिस। जैसे हमने पहले बताया कि वह क्या है, अवेलेबल हो गए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट है वह खत्म हो गया है बीसीसीआई के लिए। तो जो बिग बैग लीग है बेटा, ये सिडनी का है, ऑस्ट्रेलिया का है ना, ये ऑस्ट्रेलिया का लीग है।
सही लिखता हूँ है ना, आंसर सा लिख रहा है, आंसर लिख दिया हो। ये ऑस्ट्रेलियन लीग है, सिडनी। ठीक है, तो इसके लिए अवेलेबल रहे सबसे पहले, क्योंकि जो बीसीसीआई के जो एक्टिव प्लेयर्स होते हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वह एलिजिबल हो जाते हैं, बट जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है तब तक वह एलिजिबल नहीं होते हैं कि वह किसी और लीग के साथ खेलें। क्या कोई और देश भी ऐसी लीग चलाता है? तो यूएई एक देश है जो ऐसी ही लीग का आयोजन करता है, अंतर्राष्ट्रीय लीग 20, यानी कि I-20 के द्वारा की जाती है। क्या किया जाता है? I-20 इनकी लीग है, I-20। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय 20। ठीक, क्लियर पॉइंट है, समझ में आ गया? मैं बताया BBL ऑस्ट्रेलिया की लीग है, इस तरीके से जो I-20 है वो यूएई की लीग है। ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से काम करती है जिस तरीके से हमारे यहाँ IPL होता है कि 8 टीमें हैं और का क्रिकेट खेला जाता है, इसी तरीके से यहाँ पे भी ये टीमें हैं और क्रिकेट खेलते हैं। 2020 का मैच होता है, तो एक ये लीग है और एक ये लीग, दो लीगों की हमने यहाँ पे बात की। ये ऑस्ट्रेलिया में होता है और ये क्या है? I-20 यूएई का होता है। तो क्वेश्चन बिग बैश लीग्स ना करके I-20 से भी आ सकता है, तो आप दोनों लीग तैयार रखेंगे, खुद को भी तैयार रखेंगे फॉर द एग्जाम पर्पज से। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा है ब्रिक्स देशों के बीच कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रूस द्वारा किस रणनीतिक पहल का प्रस्ताव किया गया था? किसका किया था? ब्रिक्स डेयरी एक्सचेंज, ब्रिक्स ज्ञान एक्सचेंज, ब्रिक्स राइस हब, ब्रिक्स कृषि बैंक। किसका रूस के द्वारा क्या कहा गया था? किसर कर लीजिए। तो बेटा राइट ऑप्शन हमारा है ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज। ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज के लिए रूस ने इनिशिएटिव के लिए कहा है। समाचार में क्यों है? भारत और रूस ने ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक सामान्य कृषि BACS1 है ना, आप ये लिख सकते हैं BACS1 का BACS BACS1 बनाने की बात की है। ठीक है, क्योंकि अपना कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। पर्पस क्या है? सिर्फ और सिर्फ कृषि व्यापार, साफ साफ है कृषि व्यापार, कुछ भी एडिशनल नहीं है, कृषि व्यापार के लिए किया गया है। कृषि व्यापार के उद्देश्य को बढ़ाने के उद्देश्य के लिए इसे बनाने की बात की गई है। ठीक है, क्लियर? तो जो ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज का प्रस्ताव है वह कजान, जो ब्रिक्स एक्सचेंज है यह कजान डिक्लेरेशन से निकल गया था। कजान डिक्लेरेशन से आया था, कजान घोषणा से हमें देखने को मिलता है। ये वाला जो इनिशिएटिव है कजान घोषणा में आया था। ठीक है, कजान घोषणा में आया था। क्लियर? जहां पे बात हुई थी कि एक नया मूल्य निर्धारण सूचकांक स्थापित करेंगे जहां से अनाज है उसका मूल्य निर्धारित किया जाए और एक स्वतंत्र बेंचमार्क स्थापित करें। ठीक है, क्लियर? तो ये सब चीजें यहाँ पे थी। साथ ही साथ एक और चीज निकल के आई थी कि जो राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार को लेकर के सुविधा, राष्ट्रीय व्यापार में जो राष्ट्रीय मुद्रा है उनमें व्यापार हो, अमेरिकी डॉलर पे व्यापार ना किया जाए, यानी कि जो अमेरिकी डॉलर है उस पर निर्भरता कम करें और एक दूसरे की करेंसी में करेंसी स्वैप वाला एग्रीमेंट कर लें, जैसे भारत करता है रशिया के साथ। तो भारत और रशिया कभी भी डॉलर में क्या करते हैं? व्यापार नहीं करते, वो करते हैं अपनी एक दूसरे करेंसी एक्सचेंज के माध्यम से। ठीक है साहब, क्लियर? बढ़ेंगे आगे। यूएई का पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड कहाँ से लॉन्च किया गया था? लो जी, कहाँ से किया गया था? दुबई से किया गया था। पहले बताया था ना, कहाँ से किया गया बेटा? दुबई से किया गया है, दुबई से किया गया है। ठीक, तो सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड क्या होता है? हम पहले बताया था क्या था कि बेटा यह एक क्या है, इस एक तरीके से समझ लीजिए, बिल्कुल सिंपल समझ लीजिए, एक तरीके से हो गया संप्रभु मंच। संप्रभु यानी कि जिस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, वो जो किसी बाहरी डिसीजन से प्रभावित ना हो, वैसी होती है संप्रभु। तो इस तरीके से जो मोबिलिटी क्लाउड बनाया जाएगा यह भी एक संप्रभु रहेगा जिस पर किसी भी प्रकार का कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी कि इसमें डेटा रखेंगे, सभी डेटा और जो बुनियादी ढांचे हैं वो सब राष्ट्रीय नियमों के तहत काम करेंगे, बट वो क्या करेंगे? इनकी गतिशीलता होगी, स्वायत्त होगी, वह बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के खुद से क्या होंगे? नेविगेट होंगे, एक दूसरे क्या होंगे? चलते रहेंगे। किसकी मदद से चलेंगे? फिर वो काम करेगा। क्या काम करेगा बेटा? सिंपल सी बात है, क्या इंटीग्रेट करेंगे? फिर जब मानव हस्तक्षेप नहीं होगा तो क्या आएगा वहां पर आएगा AI किसके साथ काम करेगा? AI GPS के साथ मिलकर काम करेगा और बिना मानव हस्तक्षेप के क्या करेंगे? बिना मानव हस्तक्षेप के सुरक्षित रूप से सेफ्टी के साथ नेविगेट करेंगे। इसमें वह एक लोअर टेक्निक का प्रयोग करेंगे। लोअर एक टेक्नोलॉजी है, लोअर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, LOAR। लोअर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। लोअर टेक्नोलॉजी क्या होती है? लाइट डिटेक्टिंग
एंड रेंजिंग, वस्तुओं की पहचान करना, और साथ ही साथ वातावरण सहित जो 3D मैपिंग होती है उसका प्रयोग करेंगे ताकि स्वायत्त नेविगेशन सटीक तरीके से हो और साथ ही साथ वह सुरक्षित यानी कि सेफ भी रहे। ठीक है, इसी पर्पज से इसे लाया गया है और इस तरीके से यह काम करने वाला है। कहाँ से इसका इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है? इसे स्टार्ट किया गया है दुबई से, राइट। चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? दिसंबर 2025 में भारत में वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए किन 2 एजेंसियों ने एक व्यापक MOU साइन किया है? तो किसी द्वारा साइन किया गया बेटा? सही ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर डी, दूर संचार विभाग एंड FIU इंडिया, इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। आप याद रखेंगे, कुछ ऐसा एडिशनल है नहीं जो बताऊं यहाँ पे। ठीक, तो आप सिंपल याद रखेंगे, क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से ही बनेगा और सिर्फ यही क्वेश्चन में आपको बनेगा। थोड़ा बहुत संस्था ऊपर दे देगा, नीचे दे देगा, इससे चेंज यहाँ पे नहीं होगा, डोंट वरी। ठीक है, क्लियर। चलिए, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व जिसे हाल ही में IUCN द्वारा मान्यता दी गई है, कहाँ पे है? मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, पाक खाड़ी तमिलनाडु, कच्छ की खाड़ी गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कहाँ पे बेटा? तो राइट आंसर हमारा है पाक की खाड़ी। कहां पे बेटा? पाक की खाड़ी, राइट आंसर है पाक की खाड़ी। ठीक है, पाक की खाड़ी यहां पे राइट आंसर है। क्लियर पॉइंट है। तो न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी भारत में पहला पाक डुगोंग संरक्षण के लिए एक क्या किया है? एक पर्टिकुलर क्या बना? एक एरिया रिजर्व किया गया है डुगोंग संरक्षण के लिए, पहला। ठीक है, वो स्थापित कहां पे है? वह स्थापित है पाक खाड़ी में, तमिलनाडु में, जो कहां पड़ती है? श्रीलंका और भारत के बीच पड़ती है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। दूसरा, इसकी इंपोर्टेंस बढ़ जाती है जब, क्योंकि अभी फिलहाल में ये इसको स्थापित किया गया 2022 में। बेटा कब स्थापित किया गया था? इसे 2022 में स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, अभी लेकिन क्या हुआ है न्यूज में? इसे मान्यता मिली है IUCN से 2025 में। (2025) में से मान्यता मिली है। ठीक है, 2022 में से स्थापित किया गया था। ठीक, क्लियर पॉइंट। इसके बारे में आप समझिए, इन्हें बोलते हैं, इसे समुद्री गाय बोलते हैं। समुद्री गाय के नाम से हम जानते हैं, समुद्री गाय, सी काऊ। तो बेटा दोनों नाम आपको देखने को मिल सकते हैं, सी काऊ भी और समुद्री गाय। यह समुद्री घास खाती है। क्या खाती है? समुद्री घास खाती है, समुद्री घास को खाती है, सिंपल सी बात है। दूसरा, यह विश्व का सबसे शांत, का बेटा सबसे शांत, विश्व का सबसे शांत शाकाहारी जीव है, शाकाहारी स्तनधारी। ठीक है, सबसे शांत शाकाहारी स्तनधारी जीव है। ठीक है, IUCN की लिस्ट में यह असुरक्षित है, यानी कि ये सुरक्षित नहीं है, इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। यह असुरक्षित है। ठीक है, क्लियर पॉइंट, समझ में आ गया यहां तक? डन। ठीक है, तो बेटा ये 2022 में इसको स्थापित किया गया था, स्थापित। बट मान्यता मिली 2025 में, इसलिए दोबारा से न्यूज में आ गया, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि AFC फुटसल एशियाई कप 2026 क्वालिफायर में भारत ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय फुटसल जीत दर्ज करने के लिए किस टीम को हराया है? कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, मंगोलिया, जापान। तो राइट आंसर बेटा हमारा है मंगोलिया। क्या है बेटा? राइट आंसर हमारा है मंगोलिया। मंगोलिया यहाँ पे राइट आंसर है, मंगोलिया को हराया है भारत ने। क्लियर पॉइंट, चलें आगे। ठीक है, जहां जहां मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं, इसका मतलब सिंपल सा है कि वहां इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, भरोसा रखिए, जो पढ़ा रहे हैं उसे पढ़ते रहिए चुपचाप से, हो जाएगा सब ठीक। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने टिकटॉक के अमेरिकी स्वामित्व के सौदे को मंजूरी देने एक कार्यकारी आदेश हस्ताक्षर किया है? तो वर्तमान में एक ही हमारे चाचा हैं जो ऐसे अच्छे अच्छे और मल्लूक फैसले ले रहे हैं। तो क्या नाम बेटा उनका? डोनाल्ड ट्रंप। मिस्टर चाचा जी डोनाल्ड ट्रंप जी ये काम करने वाले हैं, उन्होंने कर दिया है। तो जो बिल है वो है एक, क्या बिल है कि अमेरिकी स्वामित्व का सौदा, इसे रिलेटेड एक बिल पास कर दिया है, जहां पर यह सौदा अभी तो फिलहाल बेसिकली टिकटॉक से रिलेटेड है। ठीक है, जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने
एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करके क्या कर दिया, टिकटॉक का जो मेजॉरिटी शेयर है वह अमेरिकी कंपनियों के हाथों में ले लिया है। ठीक है, कौन सी कंपनी है, ओरेकल एंड सिल्वर लेक। ठीक है, किस कंपनी के द्वारा में, किस कंपनी का, ओरेकल एंड सिल्वर लेक। ठीक है, इनके पास लगभग 50% शेयर अब हो गया है, किसका, टिकटॉक का। ठीक है, यानी कि टिकटॉक अब अमेरिकी कंपनी बन गई है, ना कि चाइनीज कंपनी। ठीक है, क्लियर। और चाइनीज कंपनी के पास अब 20% शेयर रहने रहा है टिकटॉक का। सिंपल सी बात है, अमेरिका चाहता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द शेयर है वह अमेरिकी कंपनी के पास रहे, ताकि चाइनीज कंपनी इस कंपनी की नीति को प्रभावित ना कर पाए और अमेरिकी कंपनी के अकॉर्डिंग ही चीज़ें, अमेरिका के इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें चलती रहें। ठीक है, तो अभी वो रेस में लगे हुए हैं जहां पर वो जो बड़ी बड़ी कंपनी है उसके मेजॉरिटी स्टेक, या फिर जो अमेरिकी कंपनी है उनके भी स्टेक में सरकार का क्या करें, कुछ शेयर ले लें, ताकि वो प्रभावित करते रहें, अमेरिकी इंटरेस्ट को आगे रखते हुए चले। ठीक है, क्लियर। तो अभी जो वैल्यू की बात करें तो टिकटॉक की वैल्यू बेटा दिखाई गई है $14 बिलियन। $14 बिलियन टिकटॉक की आज की डेट बर्थ रेट है जो फिक्स की गई है। ठीक है, क्लियर। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, किस देश ने घोषणा की है कि वह 2030 तक बंद ईंधन चक्र के साथ दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा। राइट ऑप्शन है हमारा रूस। ठीक है, चार ऑप्शन के सामने, लेकिन राइट ऑप्शन हमारा क्या है, रूस है। यानी कि बंद चक्र क्या बेटा, बंद चक्र आप समझिए कि जो ईंधन हम यूज करेंगे किसी भी एटम को यूज करने में, किसी भी परमाणु ऊर्जा सिस्टम को चलाने के लिए, बनाने के लिए, उसका दोबारा से हम प्रयोग कर पाए, रीयूज हो जाए चीजें, तो उसे कहेंगे हम बंद चक्र। ठीक है, क्लियर पॉइंट, दोबारा सुन लीजिए। जब हम किसी भी ईंधन का रीयूज कर पाए, किसी ईंधन को परमाणु ऊर्जा में वापस से यूज कर पाए उस ईंधन को, उसे बोलेंगे हम बंद चक्र सिस्टम। सिंपल। इससे क्या होगा, जो रेडियो एक्टिव तत्व है उसके कचरे में कमी आएगी, यूरेनियम की बचत होगी। भाई हम अब रीयूज कर सकते हैं, हर बार नई हमें रिसोर्सेज, नए ईंधन की जरूरत नहीं पड़ रही है, हम रीयूज नहीं कर रहे हैं, सॉरी हम रीयूज कर रहे हैं, यानी जो ईंधन निकला था उसी को हम यूज कर रहे हैं। या फिर कुछ तरीके से जैसे कि हमने गाड़ी में पेट्रोल डाला और गाड़ी कुछ निकाले, पेट्रोल वगैरह अगर निकल रहा है कचड़ा वचड़ा, तो वापस से वो यूज हो पाए, इस तरीके समझिए। ठीक है, क्लियर। इसे बोलते हैं हम बंद चक्र। इससे हमारे जो ईंधन है उसकी बचत होगी, साथ ही साथ कचरा भी नहीं निकलेगा। रूस की जो पहल है वह ये कब आई है बेटा, ये 2030 तक, इनका मानना है कि 2030 तक हम स्टार्ट कर देंगे, 2030 तक ये इसे स्टार्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा, जो व्लादिमीर पुतिन है उनके द्वारा इसको अनाउंस किया गया है। पर्यावरण के रूप में आप समझिए कि 95% जो कच्चा जो ईंधन है उसका पुनः प्रयोग कर सकते हैं, पुनः प्रयोग करेंगे तो 95% जो कचरे की समस्या है उसका समाधान हो सकता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने वाले हैं आने वाले जो परमाणु रिएक्टर होंगे वो, समझे आप, कि परमाणु बम भी अब इको फ्रेंडली होने वाले हैं भाई, सॉरी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार सितंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश में 2025 में कितने छात्रों को छात्रवृत्ति मिली, कितने लाख छात्रों को छात्रवृत्ति मिली, तो ऑप्शन हमारा है 4 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति मिली है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है यहाँ तक। नेक्स्ट हमारा है थैंक यू। सो आई होप कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा ये इनिशिएटिव, एंड ये आपके यूज़ आ रहा होगा। आप कहीं कहीं अपनी तैयारी चेक करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है और साथ साथ आपको पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हमारे एग्जाम के रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग, थैंक यू।